हेलो साथियों, शिक्षा के प्रति निष्ठा रखने वाले आप सभी साथियों को हमारा नमस्कार। संविधान की आज इस क्लास में, इस कक्षा में आज हम लोग प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को आज पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे संविधान या हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था दोनों के लिए। ये टॉपिक हम लोग बहुत ही शुरुआती तरीके से कह सकते हैं कि उन बच्चों को भी समझ में आए जिन्होंने कभी भी संविधान को नहीं पढ़ा है और उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आए जिन्होंने पहले पढ़ा है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान को पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी नई चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकले हैं, जिसकी तैयारी के लिए निकले हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक आप लोग पहुँचें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत, प्रस्तावना या प्रियम्बल के अंतर्गत, हम लोग कई नई चीज़ों को भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी जो भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में जब बनी थी तो कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे संसद के कानून के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, और अगर अंग है तो किस प्रकार से है, नहीं है तो फिर इस प्रकार का जो विवाद हुआ था, केस हुआ था, तो उन सारी चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज की जो क्लास है हमारी, तो मुख्य रूप से जो क्लास होगी वो इस तरीके की हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि आप जो भी सिविल सर्विस में जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें कोशिश ये की जाएगी कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिलें। और प्री के साथ में हम लोग मेंस के सेगमेंट पे भी बात करने वाले हैं और साथ ही आंसर राइटिंग वगैरह जो है सारी चीज़ें आपको साथ में बताते चलेंगे। फ़िलहाल में अभी हमें इस तरीके से इसको समझना है कि जो लोग बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस तरीके से समझना होगा कि प्रस्तावना जो है वो क्या होती है, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण सबसे चीज़ ये हो जाएगी कि प्रस्तावना होती क्या है, क्योंकि अगर हम इस सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते हैं लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि प्रियम्बल क्या होती है, प्रस्तावना क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। तो याद रखिए, जो प्रस्तावना होती है उसको कहा जाएगा परिचय पत्र, या हम कह सकते हैं आमुख। परिचय पत्र कहेंगे या फिर आमुख कहेंगे। देखिए, जो प्रस्तावना है इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें मिलता है संविधान का सार। जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, या हम किसी प्रकार की पत्रिका को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने से पहले आप देखोगे कि उसमें उस पुस्तक के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम बहुत मोटी पुस्तक लेकर आ रहे हैं तो उसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वो चाहे आमुख के माध्यम से बता दी जाए या उसमें लिखा होता है लेखक की कलम से या मेरी बात, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें बता दी जाती हैं। उसी तरीके से संविधान को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को, और प्रस्तावना में यह बताया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं या हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। तो परिचय पत्र कह सकते हैं, आमुख कह सकते हैं, या संविधान का सार। जो संविधान का सार है वो किसमें निहित माना जाता है? प्रस्तावना में निहित माना जाता है। आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा है तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम हो जाएगा N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला एक संवैधानिक प्रमुख हुआ करते हैं, विद्वान हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा है
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय कराने वाली जो है वो क्या हो जाएगी? प्रस्तावना हो जाएगी। अब प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी हमें समझना है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि ये जो प्रस्तावना है इनको लेकर कौन आया है। इस प्रकार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत उम्मीद रहती है। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से ली गई है, या भाषा को कहाँ से लिया गया है, या संकल्पना को कहाँ से लिया गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई, जो हमारी मूल प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ है। उद्देशिका शब्द को भी हम लोग समझेंगे कि प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या फ़र्क है और इसको क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को क्यों जोड़ा गया है, तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार छुपा हुआ है और अगर हमने इन शब्दों को समझ लिया, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि हमने पूरे संविधान को समझ लिया, उसके सार को समझ लिया। और जिस तरीके से उद्देशिका शुरू होती है हम भारत के लोगों से, अर्थात भारत में जो सत्ता है और जो सत्ता का स्रोत है वो हमारी जनता है। जनता के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं। और इसके साथ में हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, और इसके साथ ही आपके सामने दिया गया है कि जो न्याय है वो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसके साथ ही हमें समझना है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, इसके साथ ही बंधुता। तो इन शब्दों का जो महत्वपूर्ण योगदान है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारतीय संविधान के लिए, तो उन सब शब्दों का जो मतलब है वो हमें इसके अंतर्गत समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए कि जो प्रस्तावना है हमारी, उसको किस तरीके से जोड़ा गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो संविधान है, जो संविधान है वो मुख्य रूप से आप सभी लोग जानते होंगे 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा कौन सा होता है, अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान होता है, दूसरा अलिखित संविधान होता है। तो आप समझते हैं कि लिखित संविधान का तात्पर्य हो जाएगा जिसके अधिक से अधिक दस्तावेज जो हैं वो लिपिबद्ध तरीके से लिखित हों। अलिखित संविधान वो संविधान होता है जिसकी कुछ मूल बातें लिखी हुई होती हैं। सामान्यतः वो संविधान परंपरागत चला हुआ आता है, जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान रहा है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान रहा है। और लिखित संविधान में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला लिखित संविधान जो माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका का। अमेरिका का वो संविधान हो जाएगा जो सबसे पहला लिखित संविधान हो जाएगा। और ये बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि अमेरिका का संविधान ही वो संविधान है जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा था। ठीक है, प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा। ठीक है,
प्रस्तावना को अपने संविधान में जो जोड़ने का कार्य किया है वो सबसे पहले किस देश के संविधान ने किया है? तो अमेरिका के संविधान ने किया है। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, तो संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना शब्द है, प्रस्तावना, और आपने एक शब्द सुना होगा उद्देशिका, ठीक है, इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो आप लोगों को यह जानकर बहुत रोचक जानकारी आपको प्राप्त हो रही है कि हमारे पूरे संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। पूरे संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर बात ही आ जाती है कि अगर प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है तो फिर प्रस्तावना का जो प्रयोग है, जो उपयोग है, वो संविधान में क्यों होता है? तो इसके पीछे जो वजह है वो समझिए। एक तो शब्द है उद्देशिका। देखिए, संविधान को इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल और हिंदी में कहा जाता है उद्देशिका, लेकिन उद्देशिका को ही प्रस्तावना के बराबर माना गया है। अच्छा, उद्देशिका जो शब्द है वो कहाँ से आया है? तो आप लोगों को याद होगा, जब हम संविधान की पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं तो एक बैठक हुई थी सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। ये पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक। और जब पहली बैठक होती है तो ये दिल्ली में बैठक हुई थी, अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष फ्रांस की भांति या फ्रांस की तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसी प्रकार से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ये भी दिल्ली में होती है और इसमें भी क्या किया गया था? लोगों को और लाया गया, जोड़ा गया, उनको कोई ना कोई कार्य दिए गए हैं और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसके बाद वाली जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। देखिए, इसके बाद में क्या होता है कि जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है इसमें पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? पंडित नेहरू के द्वारा। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, मोतीलाल नेहरू जी की बात नहीं हो रही है। और संविधान में 2 ही नेहरू प्रसिद्ध हुए हैं, बाप बेटे हैं दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटे की बात हो रही है। पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसके अंदर जो भी चीज़ें निहित थीं उसी प्रकार की बनती प्रस्तावना, या हम कह सकते हैं उसी प्रकार से बनता संविधान का परिचय। तो इसीलिए इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो रूप दे दिया गया वो रूप किसका दे दिया गया? उद्देशिका का रूप दे दिया गया, ठीक है। वो रूप किसका दे दिया गया? तो उद्देशिका का रूप दे दिया गया। यहीं से निकल कर आती है उद्देशिका और इसी उद्देशिका को प्रस्तावना के बराबर माना गया है। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे तो उद्देशिका हो गया या प्रियम्बल हो गया या प्रस्तावना हो गया, इनका क्या अर्थ है, कहाँ से आई है, ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या है, भारतीय संविधान में जोड़ने का क्या महत्व है इसका, तो इस प्रकार से आप लोग सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मानिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है वो किसकी देन मानी जाएगी? किसकी देन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू। ठीक है, ठीक है, पंडित नेहरू की भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन मानी जाएगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन मानी जाती है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि भारतीय संविधान की अवधारणा या संकल्पना को कहाँ से लिया गया? ठीक है, प्रस्तावना की जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना की अवधारणा या कह सकते हैं संकल्पना। ठीक है, संकल्पना को कहाँ से लिया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए के संविधान से लिया गया है, या अमेरिका से इसकी जो अवधारणा है या संकल्पना है वहाँ से इसको लिया गया। अच्छा, अगर पूछा जाए इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसकी जो भाषा शैली है, ठीक है, भाषा शैली को कहाँ से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आपके सामने ये 3 क्वेश्चन बने हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन मानी जाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन मानी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा या संकल्पना कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका या यूएसए के संविधान से ली गई है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा शैली है उसको कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसको ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर विषय वस्तु भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग और चीज़ों को समझेंगे। देखिए भाई, अगर हम प्रस्तावना के महत्व को समझें तो प्रस्तावना के जो तत्व हैं, प्रस्तावना के तत्व, तो तत्व हो जाएंगे 4। प्रस्तावना के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, और इन 4 तत्वों में पूरे संविधान का सार आपको मिलेगा। ठीक है, यही प्रस्तावना का मुख्य कार्य भी है। और इसमें पहला तत्व क्या हो जाएगा? संविधान के अधिकार का स्रोत सबसे पहला तत्व हो जाएगा, या हम कह सकते हैं सत्ता का स्रोत। ठीक है, संविधान के अधिकार का स्रोत। देखो भाई, संविधान के अधिकार का जो स्रोत है ना, या सत्ता का जो स्रोत है ना, वो है जनता। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। और संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है जनता। जनता का मतलब होता है लोक का प्रशासन, यानी कि जहाँ पर जनता मालिक होती है। तो हम इस सारी शब्दों को समझेंगे आगे। अभी केवल हम इतना समझ लें कि जो तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा तत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत की प्रकृति। ठीक है, भारत की प्रकृति कैसी है? तो भारत की प्रकृति के अंतर्गत भी हम लोग इन शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये जो शब्द आएंगे, यही शब्द क्या बनाते हैं? भारत की प्रकृति को बनाते हैं। और यही तो हमारे मूल शब्द हैं। इनको अगर हमने समझ लिया, समझ लीजिए हमने संविधान के सार को समझ लिया है, संविधान के परिचय को पढ़ लिया है। और अगर हम प्रस्तावना के तत्व में तीसरा देखेंगे तो वो हो जाएगा संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य, और संविधान का उद्देश्य क्या है? कि हमारा जो देश है वो सभी को बराबर न्याय मिले, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से सभी लोग बराबर रहें, सभी को बराबर न्याय मिले। तो इस प्रकार से जो भी हमारे शब्द हैं, व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि। और संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949।
संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। देखिए प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो 4 हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत हो जाएगा जनता, और जनता ही सत्ता का स्रोत है। भारत की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जब हम पढ़ लेंगे तो भारत की प्रकृति वही हो जाएगी। और संविधान का उद्देश्य यानी कि न्याय, बंधुता, ठीक है, व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारे उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और संविधान लागू होने की तिथि जो मानी जाती है वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ प्रावधान जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। और जो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे वो प्रावधान कौन कौन से थे? तो इसमें एक तो हो जाएगा नागरिकता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। दूसरा था चुनाव से संबंधित प्रावधान, ठीक है। इसके अलावा तीसरा था अंतरिम संसद से संबंधित जो प्रावधान है वो भी पहले ही लागू हो गए थे। और चौथा हो जाएगा संक्रमण कालीन प्रावधान। तो इससे संबंधित भी जो भी प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और 26 नवंबर 1949 को लागू होने के कारण ही हमारी प्रस्तावना में एक शब्द प्रयोग होता है जिसका नाम क्या है? अधिनियमित, ठीक है। अधिनियमित शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो इन्हीं 4 प्रावधानों के कारण हुआ है, क्योंकि ये पहले ही लागू हो चुके थे। दूसरी चीज़ आप लोग ये याद रखिए कि पूरी तरीके से जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो जाना है वो हो जाएगा प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना संविधान का सार है। संविधान को पढ़ने से पहले जो उसका परिचय पत्र होता है वो है, एक आमुख की भांति इसका प्रयोग होता है। संविधान की प्रस्तावना में अगर हम देखें तो संविधान में ही प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। हिंदी में जिस शब्द का उल्लेख हुआ है वो उद्देशिका शब्द उल्लेख हुआ है। इंग्लिश में उसको प्रेम्बल कहा जाता है। और संविधान में जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो कहाँ से आई है? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है और इसी को संविधान की उद्देशिका का स्वरूप दे दिया गया है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका जो देन मानी जाती है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मानी जाती है। और अगर पूछा जाए कि इसकी पृष्ठभूमि या हम कह सकते हैं कि इसकी जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। लेकिन भाषा शैली को कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। इसके कुछ तत्व भी बता दिए आपको। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा अगला वो होगा संविधान के मूल शब्द, जिसमें हम सत्ता का जो स्रोत है मुख्य रूप से जनता, इसको समझेंगे। और मूल शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं, इसके साथ ही न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इसके साथ ही हम लोग समझेंगे बंधुता को और एकता को। और इसी प्रकार से हमारी पूरी जो संविधान सभा है इसके बारे में जान लेंगे और संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग इनके शब्दों को समझने वाले हैं। तब तक के लिए इतना पढ़िए। धन्यवाद।